नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉयस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस खास सेशन में हम खास चर्चा करने जा रहे हैं भारत में ब्रिटिश एजुकेशन, यानी अंग्रेजी काल में भारत में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था थी या इंट्रोड्यूस की गई थी, शुरुआत की गई थी। आज के सेशन पे होगी चर्चा, तो फटाफट से इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि भारत में जहां कभी गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, किस तरह से भारतीय शिक्षा जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाया करती थी और बाद में हालांकि वो गुरुकुल शिक्षा बहुत विकसित भी हुई और इस तरह से ये शिक्षा लिखित आधार पर भी रही, लेकिन क्या प्रभाव हुआ जब भारत में आया अंग्रेजी शासन और उसके बाद बदली हमारी एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा व्यवस्था। तो शुरुआत से हम देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वॉरेन हेस्टिंग के काल से, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के काल में जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले 1781 में आता है कलकत्ता मद्रासा, जिसकी स्थापना की जाती है, और दूसरी बार 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यानी दोस्तों अगर कहा जाए तो यहाँ पर ये जो कलकत्ता मद्रासा यानी हमारे भारत में मध्यकालीन दौर में जिस तरह से इस्लामिक शिक्षा होती थी, जिस तरह से इस्लामिक इतिहास थे, उन सब की जानकारी, उन शिक्षा को प्रबल बनाने के लिए अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ इस देश में जो शासन करने आए थे, जिनका उद्देश्य था इस देश में शासन करने का, तो वो जानना चाहते थे भारत के बारे में, इसीलिए उन्होंने स्थापना की थी कलकत्ता मद्रासा। तो वही हम देखते हैं कि 1784 में ये विलियम जोन्स द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। तो देखते हैं विलियम जोन्स का ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कुछ नहीं बल्कि जानते हैं क्या है, एशियाटिक सोसाइटी यानी हमारा देश, हमारा भारत जो कि पूर्वी जगत का भाग है यानी ईस्टर्न वर्ल्ड, और ये ठहरे पश्चिम जगत के। तो ये क्या कहते थे, हम लोग इनके लिए कौन है, ओरिएंटलिस्ट हैं, ठीक है। हम पूर्वीवाद वाले क्या हैं इनके लिए, ओरिएंटलिस्ट। और ये लोग कौन हो गए, ऑक्सीडेंटल। कौन हो गए, ऑक्सीडेंटल, यानी अपने आप को पूर्वीवाद, मतलब हमें पूर्वीवाद और अपने आप को ये जो ऑक्सीडेंटल कहते हुए पश्चिमीवाद से जोड़ते हैं। इस तरह से इन्होंने एक तरह से कंपैरिजन किया कि पूरब में किस तरह से यहाँ का कल्चर है, यहाँ का इतिहास है, इन सब के जानने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है, जहाँ पर इतने सारे भारतीय ग्रंथों पर कार्य किए जाते हैं। वही हम देखते हैं खुद विलियम जोन्स ने जिस तरह से जो है ट्रांसलेशंस किए थे, काफ़ी वर्क को लेकर ट्रांसलेशन किया जाता है इनके द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जिसके काल में 1791 में स्थापित होता है संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज ये स्थापित किया जाता है। और इसके पीछे जो इनका उद्देश्य था वो केवल और केवल एक माना जाता है कि भारतीय संस्कृत की जितना भी अध्ययन है, ठीक है, जो प्राचीन काल में देखने को मिलता है, वो सारे कार्यों पर इस कॉलेज में जो है शिक्षा भी दी जाती थी, कार्य भी किया जाता था और बहुत कुछ इतिहास पर प्रकाश भी डाला जाता था, ठीक है। तो देख रहे हैं ना किस तरह से वन बाय वन ये लोग धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर रहे थे हमारे भारतीय संस्था, मतलब हमारे भारतीय जो प्राचीन चीज़ें हैं, जो लेखन है, जो रिटन वर्क है, उनको जानने का, ताकि ये लोग भारत को जान सके और उन पर शासन कर सके। तो वही यही कंटेंट आपको हिंदी में बीची बीच मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली जिसके काल में आता है फोर्ट विलियम कॉलेज, और लॉर्ड हेस्टिंग जिसके काल में चार्टर एक्ट 1813 देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली ने जो स्थापित किया था फोर्ट विलियम कॉलेज, एक्चुअली इसके पीछे इनका उद्देश्य ये था कि इसमें जितने भी सिविल सर्विसेज के लिए जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन को लेकर, उनकी ट्रेनिंग को लेकर ये स्थापित किया गया था। हालांकि इसमें कुछ खास परिवर्तन ना देखने की वजह से इसे बाद में जो है समाप्त करने की बात की जाती है, लेकिन ये एफर्ट्स जो अंग्रेज भारत में निरंतर एफर्ट्स करते रहे थे एजुकेशन के लिए या कार्य कर रहे थे, उनमें इनका भी एक योगदान महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है, ठीक है। वहीं हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स।
क्योंकि एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं आपको, क्योंकि ये याद रखिएगा, ये सिविल सर्विसेज के लिए जो है यहाँ पर था, ये भारतीय सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन इसमें भारतीय ही नहीं थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, जिसके काल में आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखने को तो ये एक तरह से जो है एक्ट नज़र आता है, लेकिन इसका अंग्रेजी शिक्षा से क्या जो है मतलब जुड़ाव है, क्या ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ कहता है। देखिए, चार्टर एक्ट जो है अंग्रेज़ों द्वारा भारत में काफ़ी सारे बदलाव को लेकर आने वाला ये चार्टर था, ठीक है, जो कि हर 20 साल में आता था। लेकिन 1813 के इस चार्टर एक्ट में खास बात ये कही गई थी कि अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया जाएगा। यानी जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे, उन क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा इन्हें कितना 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने की बात की जा रही थी। यानी अब ये लोग जो हैं इंडिया में इस तरह के ब्रिटिश एजुकेशन को, यानी अंग्रेजी शिक्षा, भारत में जो अंग्रेज़ों द्वारा दी जाने की शिक्षा थी, उनमें इन लोगों ने पर्टिकुलरली 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का कंट्रीब्यूशन रखा कि ये एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये बाकायदा इस एक्ट में क्लियर कर दिया गया था। तो इसीलिए तब से लेकर हम देखते हैं कि निरंतरता भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, किस तरह से तेजी आती गई भारत में अंग्रेज़ों द्वारा, और इसके परिणाम हमें आगे देखने को मिलेंगे जब हम आते हैं भारत में देखने के लिए किसके काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसके काल में आता है 1835 में मिनट ऑफ मैकॉले। अब ये मिनट ऑफ मैकॉले क्या है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं 1835 का मैकॉले की अनुशंसा। जैसे कि 1833 का चार्टर एक्ट, अभी 13 देखा था और 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। ये 1833 का चार्टर एक्ट विलियम बेंटिक के काल में ही आया था। इसके दौरान हम देखते हैं जो लॉ कमीशन था, जो कानून आयोग था, उस समय उसके सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकॉले। और लॉर्ड मैकॉले इन्होंने कानून क्या बनाया कि आज से जो हम देखते हैं हायर एजुकेशन होगी, ठीक है, जो कि आप देखते हैं उच्च शिक्षा होगी, उसका माध्यम केवल और केवल क्या रहेगा, अंग्रेजी ही रहेगा, इंग्लिश ही रहेगा। इनका कहना था कि अब तक तो हम भारत में प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो हम देखते प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, तो भारत में एकदम से ये लोग जानते थे कि ये लोग अंग्रेजी तो जानते नहीं हैं, तो अचानक से अगर ये अंग्रेजी शिक्षा लेकर आए तो भारतीय शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, इसको ये लोग जो है इस शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे। तो आवश्यक है कि इन छोटे छोटे बच्चों को उन्हीं की जो स्थानीय भाषाएं हैं, यानी जो रीजनल लैंग्वेजेस है, उनमें ही इनको पढ़ाया जाए, ताकि वो काफ़ी कंफर्टेबल भी रहे और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इच्छुक भी रहे। ठीक है, और इसी कारणों से इन्होंने क्या कहा, अब तक तो वर्नाकुलर, स्थानीय लैंग्वेजेस को, यानी हम देखते जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है, स्थानीय भाषाएं होती हैं, उनको बोला जाता है वर्नाकुलर। तो अब तक जो था ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था, भारत में अंग्रेजों का प्रशासन था जो शिक्षा के लिए कार्य कर रहा था, उनमें हम देखते हैं वर्नाकुलर एजुकेशन को एक तरफ बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन मिनट ऑफ मैकॉले अब हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, यानी इनका कहना है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी भाषा का आधार ही क्या रहेगा, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी ही रहेगी। तो आप समझ सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ने का अर्थ यहाँ पर आप समझते हैं इनका क्या था। दरअसल पश्चिमीवाद, जो वेस्टर्न एजुकेशन था, पश्चिमी शिक्षा थी, उसको ये हमारे भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें करिकुलम में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे। साथ के साथ ये लोग चाह रहे थे कि किसी तरह भारत में इंट्रोड्यूस किए जाए ब्राउन साहिब। ब्राउन साहिब से समझ रहे हैं, यानी देखने के लिए जो इनका कॉम्प्लेक्शन हो वो इंडियन है, रहेंगे तो वो इंडियन ही, ठीक है, ब्राउन पीपल, लेकिन सोच जो इनका माइंड मेकअप होगा वो किसकी तरह होगा, हम ब्रिटिशर्स, साहिब लोगों की तरह। तो आगे में हम लोग क्रिएट करेंगे ब्राउन साहिब, ठीक है। तो समझिए इनकी पॉलिसीज को। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से देखा जाए तो इन लोगों का जो योगदान था, एजुकेशन सिस्टम था, वो काफ़ी हद तक व्यर्थ भी रहा होगा, ऐसा नहीं था, काफ़ी हद तक बहुत इफेक्टिव भी रहा था। जैसे कि हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के काल में
चार्ल्स वुड द्वारा लेकर आया जाता है एक डिस्पैच जिसे हम वुड डिस्पैच कहते हैं। और ये वुड डिस्पैच जो है 1854 में आता है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा यानी भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको नाम दिया जाता है। आपसे कभी भी कोई पूछे कि कौन था तो आप कहेंगे वुड डिस्पैच था। वुड डिस्पैच भारत में किससे जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा से। ये बहुत पूछा जाता है, ये किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, किस तरह से प्राइमरी एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, किस तरह से उसका करिकुलम होना चाहिए और साथ के साथ किस भाषा में होना चाहिए यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। इस तरह से इन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया था जो बहुत ही परफेक्ट था। लेकिन कहते हैं कि हाल ही फिलहाल में कुछ इस तरह से भी बातें आ रही थी कि ये जो वो डिस्पैच है ये किस हद तक कार्य कर रहा है, इसको देखने के लिए आवश्यक हो गया था किसको लाने के लिए? हंटर कमीशन 1882। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं हंटर कमीशन जो लेकर आते हैं यहाँ पर ये जो विलियम हंटर थे, इनके द्वारा जब ये लाया जाता है कमीशन, तो दरअसल इसका मेन रीजन ये था कि जो वुड डिस्पैच आया था प्राइमरी एजुकेशन का उसको इन्वेस्टिगेट करना। यानी कहीं ना कहीं इनको डाउट हो रहा था कि वुड डिस्पैच जिस उद्देश्य से भारत में आया था उस उद्देश्य को वो कितना हद तक पूरा कर पाया था, इस बात पर उन्हें शंका थी। और इसे खुद देखने चले आए थे कौन? हंटर कमीशन, मतलब विलियम हंटर लेकर आए थे हंटर कमीशन। हंटर कमीशन अब यहाँ पर हम देखते हैं उसी वुड डिस्पैच को ये रिकॉल भी कर रहे हैं, उस व्यवस्था को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना था कि जो एजुकेशन है वो काफ़ी और इम्प्रूव होनी चाहिए। साथ ही साथ विमेंस एजुकेशन को ये प्रोत्साहन देना चाहते थे और इनका मानना था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है गवर्नमेंट स्कूल्स ज़रूर होने चाहिए। तो इन कुछ मुख्य बातों पर जो है हंटर कमीशन ने जो है ध्यान देना शुरू किया था। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी शिक्षा व्यवस्था की ओर में, जब लॉर्ड कर्जन के काल में रैले कमीशन 1902 में आता है। ये रैले कमीशन का मतलब ये कर्जन का एक डाउट था। लॉर्ड कर्जन हम जानते हैं जब 1902 ये वो दौर था जिससे पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस दौरान काम कर रही थी भारत में, वहां पर युवा पीढ़ी पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा था, इस बात को लेकर कर्जन का एक आइडिया था। कर्जन का ऐसा मानना था कि ये जो युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, वो उन पर जो है रेवोल्यूशनरी प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, क्रांतिकारी प्रभाव ज़्यादा आ रहा है। और इसी कारण से रैले कमीशन इस बात पर जोर देता हुआ आगे किसको इंट्रोड्यूस करता है? इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। 1904 का ये जो भारतीय यूनिवर्सिटी एक्ट है, इसके तहत इनका कहना था कि आज से जो स्टूडेंट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पर होना चाहिए? स्टडी पर और रिसर्च वर्क पर। यानी अब बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत इनको स्टैंडर्डाइज किया गया। साथ के साथ कहा कि रेवोल्यूशनरी आइडिया से इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखा जाए। और तो और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के सीनेट थे, उन सीनेट के अलावा गवर्नमेंट के हाथों में वीटो पावर आ चुकी थी। यानी अगर लगता कुछ बड़े स्तर पे कुछ होता तो वहाँ पर सरकार के हाथ में पूरा संपूर्ण एक अधिकार था कि वो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे। तो वहीं इसके अतिरिक्त जो है कि वुमेन्स एजुकेशन के लिए और बढ़ावा देते हुए इनका क्या कहना था कि आगे से ये जो है वुमेन्स एजुकेशन क्या होना चाहिए? बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, यानी एक जगह से दूसरे स्तर पे भी इनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के जो आइडियाज़ थे वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, और इसके तहत इन्होंने बहुत ही तरह से अलग ही तरह से यूनिवर्सिटीज़ में रिफॉर्म, सुधार करने की और इम्प्रूवमेंट करने की बात की थी। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि एक कुछ खास स्तर पे हमें जो नज़र आता है वो क्या था? सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन।
अब ये देखते हैं सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो कि हमें नज़र आता है यहाँ पर 1917 से लेकर 1919। तो हम इजीली समझ सकते हैं दोस्तों कि ये एक दौर था जब भारत में क्रांतिकारी विचारधारा, मतलब ये जो आंदोलन विचारधारा थी, ये बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। ये वो दौर था जब भारत में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में बहुत सारी हालांकि चीज़ें भी हुई थी। और इससे पहले 1917 में ही हम देखते हैं कि 1917 में ही चंपारण आंदोलन हुआ। तो काफ़ी सारी जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हो चुकी थी। इवन हम देख रहे हैं 1914 में शुरू हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही थी, उन सब चीज़ों का किस तरह से जो प्रभाव है वो किस तरह से एक शिक्षा को प्रभावित करता है, ऐसा सोचना था। लेकिन यहाँ पर सेडलर जो थे बिल्कुल सटीक रूप से अपनी यूनिवर्सिटी के कार्यों को लेकर अपने कार्य कर रहे थे और उनका यहाँ पर मानना था कि अब एजुकेशन व्यवस्था के साथ साथ ज़रूरी है एजुकेशन की एडमिन को मेंटेन करना। इसीलिए उनका कहना था कि आज से फुल टाइम जो सैलरीड वाइस चांसलर है वो अपॉइंट किए जाएंगे। यानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप जो देखते हैं कि वाइस चांसलर की एक बहुत ज़रूरत होती है जो एक एडमिन को मेंटेन कर सके, यूनिवर्सिटी को मेंटेन कर सके। उसके लिए उन्होंने फुल टाइम सैलरीड वाइस चांसलर की बात की। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज से ऑनर्स कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। साथ के साथ इन्होंने कहा कि आज से जितना भी हम देखेंगे एजुकेशन सिस्टम होगा, वो एजुकेशन सिस्टम प्रोसेस जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितने ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, 12 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें एक पर्टिकुलर एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स को दी जाएगी। तो वहीं हम देखते हैं कि इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को और अच्छे से स्तर से बढ़ाना शुरू करा था। इनका कहना था कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब कई तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, फिर वो चाहे साइंटिफिक नॉलेज हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, ट्रेनिंग टीचर्स हो, ठीक है, या वुमेन्स एजुकेशन हो, ठीक है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर, यानी हर तरह से हम देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन, यानी थ्योरेटिकल चीज़ें होती तो हैं लेकिन साथ में वोकेशनल भी होना चाहिए ताकि अच्छे से स्टूडेंट्स जो हैं वो एक फील्ड ऑफ वर्क के साथ जा सकें। तो प्रॉपर एक एजुकेशन जो हमें उभर कर देखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो आज हम करेंटली आज वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो बहुत हद तक सेडलर कमीशन से जो है प्रभावित है। और आप ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसी एजुकेशन सिस्टम को आज भी एक तरह से चाहे रीयूनिफाइड किया गया है, चाहे उसको रिन्यू किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो बेस बन चुका था अंग्रेज़ों के काल में, अंग्रेजी शिक्षा के काल में, तो वही चीज़ आज भी भारत में स्थापित है, ठीक है। और बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से और ज़्यादा जो वर्धा स्कीम थी उसके तहत और ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई थी कि हर एक जो बच्चे हैं, जो हर छोटे बच्चे हैं 14 वर्षीय तक किस तरह से उनकी जो शिक्षा है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होती है, आवश्यक शिक्षा होती है। 7 साल तक तो उन्हें प्राथमिक शिक्षा देनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के चर्चों के साथ, मुद्दों के साथ आज हम इस एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं जिसमें बहुत हद तक अंग्रेज़ों का योगदान रहा था, ठीक है। तो इस तरह के सैडलर आयोग के साथ हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो कैसा रहा था ये अंग्रेज़ों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस सेशन में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिएगा राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ।